Hello friends, welcome back to our channel Target MPPSC No Makkari. I hope you all are well. आप सभी अच्छे से होंगे, अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है। आप जानते हैं टारगेट MPPSC नो मक्कारी चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है। MPPSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट 3 मार्कर्स का होता है, तो हमने अपना पहला पार्ट भी 3 मार्कर्स का ही बनाया है। 2014 का पेपर लिया है हमने। 2014 में पेपर थर्ड चल रहा है ये, और पेपर थर्ड में भी पार्ट बी है। हमारे चैनल ने अभी तक 15 वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं। ये हमारे चैनल का 16वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। आपको जो भी सजेशंस देना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्व घाटा किस प्रकार निश्चित होता है। राजस्व घाटा क्या था? आज से 30 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था कि राजस्व घाटा नाम से कोई शब्द है या किसी ने प्रयोग किया हो। सबसे पहली बार 1989 टाइम पर जब आर्थिक समीक्षा हुई तब इसका प्रयोग किया गया। 1991 में जब आर्थिक संकट आया था तब IMF के कार्यक्रमों के बीच इसकी चर्चा शुरू हुई। तभी भी इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन आज टाइम चेंज हो गया है। अब आज राजस्व घाटे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सरकार इसके लिए अलग अलग नीतियाँ भी बनाती है। राजस्व घाटा होता क्या है? सरकार की कुल राजस्व आय और कुल राजस्व व्यय में जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। वह भी तब जब अपना राजस्व व्यय अधिक हो। तो राजस्व घाटा किस प्रकार निश्चित किया जाता है? राजस्व घाटा आमतौर पर राजस्व आय व राजस्व व्यय में अंतर को कहा जाता है। जब किसी वित्त वर्ष में राजस्व अनुमान से बढ़ जाता है तब से राजस्व घाटा निश्चित किया जाता है। यहाँ आय और व्यय केवल राजस्व के संदर्भ में ही बोला जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब राजस्व आय में क्या क्या है? तो राजस्व आय में है अपना कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व में आयकर, निगम कर, बिक्री कर, और गैर कर राजस्व में ब्याज, फीस, लाभ आदि। राजस्व व्यय में क्या क्या आता है? तो इसमें सरकारी विभागों को चलाने में होने वाले खर्च जो होते हैं वो, और सरकारी सब्सिडी, और जब अपन कर्ज पर ब्याज की अदायगी करते हैं, माफ़ी करते हैं, और राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाता है, तो ये सभी अपना राजस्व व्यय में आता है। इस प्रकार देखा जाए तो इससे सरकार को ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होगी, इसलिए राजस्व घाटे में आता है। अर्थात सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर क्या है? अपना राजस्व घाटा है। राजस्व आय में कर राजस्व, गैर कर राजस्व, जबकि राजस्व व्यय होना चाहिए था यहाँ पर। राजस्व व्यय में सरकारी सब्सिडी, कर्ज पर ब्याज की अदायगी आदि को शामिल किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि वित्त पोषण। व्यष्टि वित्त पोषण किसको कहा जाता है? माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है? इसके अंतर्गत छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं, छोटे छोटे लोन टाइप में दिए जाते हैं, सूक्ष्म ऋण बोल सकते हैं अपन इन्हें। ये ऋण देने का मूल उद्देश्य क्या होता है कि आमतौर पर आय का सृजन हो। जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको छोटी आय, छोटा लोन उपलब्ध करवा के आय का साधन उपलब्ध करवाना। कम आय वर्ग के लोगों को इस तरह का ऋण प्रदान किया जाता है और बिना किसी समानांतर व्यवस्था के इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा बहुत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित जो वर्ग हैं इस अवधारणा से अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। इसमें हमारे कृषि, डेयरी, टेलरिंग, छोटी दुकानें, पशुपालन, इन सब में लाभ मिलता है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो हमारे व्यष्टि वित्त पोषण छोटे छोटे वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत छोटे कर प्रदान किए जाते हैं।
रोजगार की दृष्टि से माइक्रो फाइनेंस निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जैसे कृषि, डेयरी, छोटी दुकान, टेलरिंग और आदि। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की कार्यप्रणाली क्या होती है? पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से भिन्न है ये। इस क्षेत्र में संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा एक अधिकारी नियुक्त करते हैं इसमें, और वो अधिकारी लोगों के समूह से संपर्क करता है, कुछ लोगों के समूह पर, और आवश्यकता अनुसार उनके जो राशि देनी है वो तय करता है। ये केवल ऋण नहीं देता है, ऋण देके इसका काम खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद जो उसका कारोबार चलाना है उसको, उसमें भी वो उसकी मदद करता है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस अपने यहाँ ज़्यादा लाभदायक है। चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नगद अर्थ सहाय क्या होता है? कैश सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? एक प्रकार की वित्तीय मदद है जो सरकार द्वारा दी जाती है। किसको? किसानों को, उद्योगों को, उपभोक्ताओं को, जिसको भी ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण वांछित लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आराम से उनको खरीदने के लिए मिल जाएं, तो वो सब्सिडी है, उनके दाम पर मिल जाएं। कैश सब्सिडी क्या होता है कि इस योजना के तहत जो है उनके अकाउंट में पैसा जमा करवाया जाता है। कैश सब्सिडी ट्रांसफ़र योजना के जरिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जो पैसा है वो ज़रूरतमंदों के उनके सीधे खाते में जमा कर दिया जाता है। इससे बिचौलियों की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है और वे बाजार मूल्य पर ही अपना सामान खरीद भी पाते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इन सब योजनाओं में लाभार्थियों के खाते में ही नकद पैसा पहुंचाया जा रहा है। 3 मार्कर में हमें आंसर राइट करना है। नगद अर्थ सहाय के अंतर्गत सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि को सीधे खातों में जमा कर दिया जाता है। वर्तमान में जारी जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में नगद पैसा भेजा जा रहा है। तो ये था कैश सब्सिडी से अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल्य वृद्धि कर किस प्रकार लगाया जाता है? मूल्य वृद्धि कर क्या होता है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कैसे लगाया जाता है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, क्योंकि वस्तु और सेवा उत्पादन के हर पड़ाव में मूल्य की वृद्धि होती है। जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल से उत्पादन, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने पर हर पड़ाव में मूल्य की वृद्धि होती है, इसलिए हर पड़ाव में ये कर भी लगाया जाता है। ये वैट है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये निर्माताओं द्वारा सरकार को भरा जाता है, परंतु वास्तव में जो ये टैक्स है वो ग्राहक वस्तु को खरीदने के समय भरते हैं। सरकार को देता है निर्माता, लेकिन भरा किसके द्वारा जाता है? ये उपभोक्ता द्वारा भरा जाता है। ठीक है, निर्माता सिर्फ सरकार तक पहुंचाने का ही काम करते हैं। व्यापारी द्वारा वस्तु और सेवा की बिक्री से लिए गए कर और वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए खरीदे गए कच्चे माल पर दिए गए कर के बीच का अंतर जो है वह है वैट। कैसा? व्यापारी जब करता है क्या? कच्चे माल की खरीदी, उस पर दिया गया कर, उसके पश्चात बिक्री के पश्चात जो दिया गया कर है, व्यापारी द्वारा वस्तु और सेवा की बिक्री से लिए गए कर और वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए खरीदे गए कच्चे माल पर दिए गए कर, तो कौन सा कर ज़्यादा होगा? ज़्यादा कौन सा होगा? जब वस्तु और सेवा की बिक्री के समय दिया गया कर। कम कौन सा होगा? कच्चे माल पर दिया गया कर। तो इनके बीच का जो अंतर है वह क्या होगा? वैट। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उसके लिए मैंने 50,000 का कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल पर मैंने 10% कर दिया। 10% यानी कितना? 5,000 रुपये दिया। अब कच्चे माल से खाना बनाकर बेचना भी है, वो किया, उसके बाद मुझे कितना पैसा मिला? 1,00,000 रुपये मैंने कमाया मान लो। अब 1,00,000 कमाया, उस पर भी मुझे 10% टैक्स भरना पड़ेगा। कितना टैक्स भरा? 10,000 रुपये भरा। अब वैट कैसे निकलेगा? जब मैंने वस्तु की बिक्री से जो कर है वो कितना भरा? 10,000 भरा, और उस कच्चे माल पर लगा हुआ कर कितना था? 5,000 था। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 5,000 हुआ। तो ये 5,000 क्या है? अपना वैट है। अपना क्वेश्चन था मूल्य वृद्धि कर किस प्रकार लगाया जाता है। 3 मार्कर में हम आंसर राइट करेंगे। मूल्य वृद्धि कर वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। कच्चे माल के उत्पादन एवं उपभोक्ता तक पहुंच पर हर पड़ाव में वैट
लगाया जाता है। वैट से क्या होता है, जो कर चोरी की संभावना है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि टैक्स लेने देने की प्रक्रिया इन सब में पारदर्शिता बढ़ती है। तो ये वैट था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुदरा बैंकिंग में क्या शामिल होता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि खुदरा बैंकिंग क्या है। खुदरा बैंकिंग क्या है, जब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जब कोई वाणिज्यिक बैंक ऋणों के साथ साथ ग्राहकों को अन्य सुविधाएं भी कम पैसों में उपलब्ध करवा दे, अन्य सेवाएं सुविधाएं कम पैसों में उपलब्ध करवा दे, वो खुदरा बैंकिंग है। इसके अंतर्गत आते हैं क्रेडिट, जमा और धन प्रबंधन। मूलतः ये 3 चीज़ें ही होती हैं, तो वो अपनी खुदरा बैंकिंग में आती हैं। भारत में खुदरा बैंकिंग बाजार में प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बहुत लाभ होता है। क्या होता है, सभी बैंक रणनीति बनाते हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। तो उसके बाद भी ये लोग कुछ में प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेते हैं, कुछ टैक्सेस में अपना टैक्स बोल रही हूँ, कुछ ब्याज दरों में क्या करते हैं, अतिरिक्त छूट दे देते हैं, और कुछ अपने उत्पादों के साथ अतिरिक्त सुविधाएं भी दे देते हैं। तो ये अपन को लाभ होता है इससे, खुदरा बैंकिंग से। क्वेश्चन है हमारा, खुदरा बैंकिंग में क्या शामिल होता है। खुदरा बैंकिंग में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नाम मात्र के शुल्क सहित, थोड़ा बहुत ही शुल्क लगता है, ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं हैं, चेकबुक, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, बचत जमा खाता, दुर्घटना बीमा, एटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड आदि जारी करना खुदरा बैंकिंग में शामिल होता है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपका जीएसटी और दूसरा क्वेश्चन है आईएमएफ। इसमें 3 मार्कर में आपको आंसर राइट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये चैनल आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करना है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। यदि आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो भी कमेंट करें। हम अपने आगे सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।